मजदूर किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, मगर पाकिस्तान का आज का मजदूर बेपनाह मसाइल से दोचार है, फाकों पर मजबूर हो चुका है। मजदूर को उसकी जायज उजरत नहीं मिल पाती और मेहनतकश कई दिन अपनी दिहाड़ी लगने का इंतजार करता है ताकि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। बढ़ती हुई महंगाई, घर का किराया, बच्चों की फीस जैसे मसाइल ने मजदूर की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। सिंध हुकूमत ने मजदूर को रिलीफ देने के लिए उजरत में 1000 रुपए का इजाफा किया, जो कि तकरीबन 8% बनता है, और अब मजदूर की कम से कम उजरत 12,000 से बढ़कर 13,000 रुपए कर दी गई है। सवाल ये है कि क्या मजदूर के लिए ये इजाफा काफी है? क्या मजदूर 1000 रुपए के इजाफे से मुतमईन होगा? क्या रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली हुकूमत मेहनत कश के मसाइल हल कर सकेगी? और 1000 रुपए का इजाफा मजदूर की जिंदगी में क्या तब्दीली ला सकता है? आज बात होगी मजदूरों के मसाइल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, ये बताएं कि मजदूरी आप कब से कर रहे हैं? हम लोग तकरीबन 10 साल हो गया मजदूरी कर रहे हैं। 10 साल से? हाँ, 10 साल से। यही कराची में? यही कराची पे। हमने पहले से 150 रुपए कमा रहा था, वो तो गुजारा हो रहा था। अभी गुजारा नहीं हो रहा है। अभी 600-700 रुपये कमा रहा है तो गुजारा नहीं हो जाएगा। कम से कम मजदूर का 1000 रुपये दिहाड़ी होना चाहिए। 1000 रुपए दिहाड़ी होनी चाहिए? या मजदूर का 1000 रुपये दिहाड़ी होना चाहिए। सब कुछ महंगाई हुआ है ना। तो खान साहब, मुझे ये बताएं, अभी सूबाई हुकूमत के बजट में उन्होंने जो मजदूर की उजरत है वो 1000 रुपए बढ़ाई है और 12,000 से 13,000 रुपए की है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि मुनासिब है या कम है? ये तो कम है, मुनासिब नहीं है। तो फिर सब कुछ महंगाई हो गया, ये तो नहीं पहुंचेगा ना। एक महीने में किरायादार वो होता है, वो बिजली का होता है, ये गैस का होता है, ये तो नहीं हो जाएगा, पूरा नहीं हो सकता है। जी, आप क्या कहेंगे? हम अंदरूनी सिंध के रहने वाले हैं और मजदूर मिस्त्री के काम करते हैं। यहाँ पे आके 30 साल से मजदूरी कर रहे हैं। उस वक्त कर रहे हैं जब 100 रुपये दिहाड़ी मिस्त्री की थी, मजदूर की 50 रुपये थी। उस वक्त हम काम करते थे, मगर उससे पेट भरे। मगर अब इस वक्त हम 1200-1300 दिहाड़ी गए, फिर भी नहीं हो रहे। किसी ऐसे ठेकेदारों के पास काम पे जाते हैं, मगर शाम को ठेकेदार यही कहता भाई मैं आ रहा हूँ, वो पैसे भी नहीं दे रहा। हुकूमत जो है, हुकूमत भी तावन नहीं करती है। 1000 से 13,000 बढ़ाए, वो देते नहीं है। देखिए, 13,000 रुपए तकरीबन 8% बनता है। तो आप समझते हैं कि ये आप इससे मुतमईन है या बहुत कम है? ये नहीं, बहुत कम, हद से ज्यादा है। इस वक्त किराया जो मकान का वही भी नहीं दे सकते, इससे भी कम है वो। अच्छा, एक और सबसे आम मसला ये है कि वो तमाम मजदूर जिनके पास कोई हुनर है, उनकी आमदन ठीक ठाक हो जाती है, बेहतर कर लेते हैं वो, क्योंकि मेहनत कश है, मजदूर हैं। जिनके पास कोई हुनर नहीं है, उनको ये उजरत भी नहीं मिलती। तो मसला आपकी नजर में कहाँ है? हमारे मसला है तो कायम अली शाह वजीर जो है वो मजदूरों का कुछ ख्याल करे। और आप वक्त चैनल के हैं, आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप हमारे लिए मेहरबानी है, तो तावन हमारे साथ कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे साथ हुकूमत तावन करे तो हम उनको दुआएं देंगे। सर देखें, जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, उसी की वजह से आपका सिस्टम चलता है, उसी की वजह से जो मुल्क है तरक्की करता है। तो अगर मेहनत कश और मजदूर के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे हुकूमतों की जानिब से, तो तभी मुल्क तरक्की करेगा। तो आप समझते हैं कि अभी जो इकदाम किए हैं उससे मुल्की सतह पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? मुल्क की सतह पर पड़ेगी जब हमारे मजदूरों का वो ख्याल करेंगे। जब मजदूर भूखे मरेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होंगे, तो वही मजदूर जो डकैती बन जाते हैं, दुकानें तोड़ेंगे, चोरियां करेंगे। आखिर उनके लिए पेट बंधा हुआ है, रोटी खाने के लिए चाहिए। जो कमाएगा तो खाएगा, उसको 600 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, खाने के ऊपर 700 रुपये खर्चा हुआ तो पूरी नहीं होगी। रात को जाके वो डकैती मारेगा और क्या करेगा? इस 13,000 रुपए में आप समझते हैं, आप हमें बताएं, जो लोग आपको देख रहे हैं कैमरा के थ्रू, 13,000 रुपए में गुजारा हो सकता है? नहीं सर, नहीं होगा। 13,000 से कुछ नहीं हो सकता है। तो कम से कम मजदूर की उजरत कितनी होनी चाहिए? 18,000।
18,000। 18,000 कम से कम 18,000 तो यानी सूबाई हुकूमत को 6,000 बढ़ाने चाहिए। बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। जी सर, आप क्या कहेंगे? 18,000 रुपए आपके ख्याल से बेहतर है? नहीं, किसी सूरत में भाईजान ये बजट 18,000 भी कम है? बिल्कुल 18 से 20,000 रुपए कम से कम होना चाहिए मजदूर की तरफ। 20,000? जी 18 से 20,000 कम से कम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना चाहिए। यानी 20,000 रुपए में गरीब आदमी कुछ मुनासिब तरीके से गुजारा कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मुश्किल से उसके अंदर गुजारा कर सकेगा। जिस तरह के हालात हैं आप खुद देख रहे हैं, आए दिन की हड़ताल है। दोस्त ये बताएं कि अभी तो 13,000 रुपए है, तो अब ये भी सवाल है कि 13,000 रुपए पर अमल दरामद कैसे कराया जाए? जो फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं मजदूर, जो जिनके पास हुनर भी है, जो मेहनत कश हैं, पंजाब से भी आए हुए हैं, दूसरे सिंध से भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्हें 13,000 रुपए कैसे मिलेंगे? सर उनके ओवर टाइम वगैरह लगवाते हैं, कंपनियों के अंदर रोक लें, जबरदस्ती रोका जाता है उसके अंदर, नहीं तो बोल दिया जाता है आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 13,000 मिलते हैं आपकी नजर? नहीं सर, वो भी नहीं मिलते। वो भी नहीं मिलते, उससे भी कटौती की जाती है उसके अंदर। वो टैक्स, गाड़ियों का टैक्स है, इसलिए परेशानी इतनी उठाना पड़ती है मजदूरों को। जिस तरह के आप हालात देख रहे हैं, किसी सूरत बजट नहीं बनता सर। कम से कम 18 से 20,000 रुपये सैलरी होना चाहिए बेसिकली मजदूरी। तो अभी सूबाई हुकूमत ने ये जो स्टेप लिया है, इसके हवाले से आप फिर क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि इनको अपने नज़रसानी करनी चाहिए, इसके ऊपर बेहतर से बेहतर कोई इकदाम करना चाहिए मजदूरों के लिए। ख़ास तौर पे मजदूरों को देखा जाए किस तरह है, इनकी तंजीमों को देखा जाए। यहाँ तक ठेकेदारी निज़ाम है वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। सर बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हम मजदूरों के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर तबका एक ऐसा तबका है कि जिसे हमेशा हमने इग्नोर किया है, जिस पर हमने फोकस नहीं किया, हमारी तमाम हुकूमतों ने, चाहे मिलिट्री का दौर हो चाहे जमहूरी दौर हो। तो अभी मजदूर की उजरत जो है वो 13,000 रुपए की है सिंध हुकूमत ने। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि ये नाकाफी है? क्योंकि अभी हमारी जिन मजदूरों से बात हुई है वो तो मुतमईन नहीं है। 13,000 रुपये से क्या होता है सर? किराए का मकान 8,000 रुपये किराया, 5,000 रुपये में आदमी क्या कर लेगा? कैसे खाएगा पकाएगा? बच्चे कैसे तालीम दिलाएगा? ला सकता है? बच्चों की तालीम है, स्कूल की फीसें हैं, बिजली के बिल हैं। किराए का मकान है, 8,000 रुपये किराया चल रहा है, बताएं कैसे वो गुजारा करेगा? इनको कम से कम 25,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए बंदे की। 25,000 जी। तो सर ये बताएं कि अभी तो 13,000 की है, तो 13,000 पर ही गुजारा करना पड़ेगा मजदूर को, तो फिर आगे मसाइल बढ़ेंगे। जाहिर है बहुत मसाइल बढ़ेंगे। क्या होगा? 13,000 रुपये से कैसे गुजारा होगा? लोग फाका किसी करेंगे, गुर्बत और बढ़ेगी। जी जाहिर है गुर्बत बढ़ेगी। तो सर ये हमें बताएं कि एक मजदूर जिसकी उजरत उसके मुनासिब पैसों के मुताबिक नहीं बनती, जितनी उसे मिलनी चाहिए, तो वो फिर क्या करता है? ज़्यादा ओवर टाइम लगाता है, घर पे टाइम कम देता है, डबल काम करता है, ट्रिपल काम करता है, क्या करता है? ये मुख्तलिफ काम करता है, फिर उसके अपने काम के अलावा भी और दूसरे काम करता है, मजदूरियाँ जैसे, और ओवर टाइम करता है। क्या आदमी परेशान ही रहता है? परेशानी ही रहती। परेशानी है, परेशानी में क्या करें? सर आपके जो बच्चे हैं उन्होंने तालीम भी हासिल करनी है, इस माशरे का अच्छा शहरी भी बनना है, तो अगर आपका गुजारा नहीं होगा तो बच्चों की तालीम बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। जाहिर है कैसे गुजार। कायम अली शाह साहब से दरख्वास्त है, कायम अली शाह साहब हमारे मुतालिक भी आप सोचें। हम जो है ना आपके वतन वाले हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसाइल पर तवज्जो दें। क्यों कि हम मजदूर आदमी हैं, हम कहाँ जाए? किस छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। ये हमारा वतन है, हमारा देश है, और हम आपका साथ देंगे, मगर आप भी हमारा मसाइल पर तवज्जो दें। हुकूमत ये कह रही है कि 12,000 रुपए हम कम से कम उजरत तमाम मजदूरों को दे रहे हैं। तो अगर हम बाहर निकलते हैं बाजारों में, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान की मईशत को चला रहा है, यहाँ पर हजारों मजदूर हमें नजर आते हैं। आप जैसे हुनरमंद हमें यहाँ पर नजर आते हैं, जो बढ़ई का काम कर रहे हैं, पेंट का काम कर रहे हैं और दूसरा काम कर रहे हैं। तो हुनरमंद तो हमें सड़कों पर नजर आ रहा है। तो ऐसे इसमें आपके ख्याल से क्या वजह है कि हुनरमंद आज भटक रहा है और दर दर की ठोकरें खा रहा है? ये हुकूमत साथ दे तो मजदूर यहाँ ठोकेंगे नहीं, हुकूमत साथ नहीं दे रही है तो मजदूर क्या करेंगे? सर हुकूमत क्यों नहीं दे रही? वो तो आप हुकूमत से पूछो। आपकी क्या राय? जाते हुकूमत के पास कोई सुनने वाला नहीं है। ये अगर किसी साहब को बोलो या चपरासी को बोलो, कहते जी साहब जी सो रहे हैं, या साहब जी मीटिंग में, हम तो पागलों तरह बैठ के आ जाते हैं। और आपने अभी कहा कि हुकूमत कहते हैं 12,000 रुपए दो। कामिली शाह को बोलो, जाके बोलो ताज मोहम्मद बलोच मेरा नाम लेके बोल देना। उसने बोला कभी आपने 12 रुपए मजदूरों को जाके दिया है? कभी आपने घूम के देखा मजदूर कहाँ बैठे हुए हैं? कभी मजदूर की सुनिए?
अगर मजदूर यूनियन बनाते, मजदूर को पकड़ के जेल में बैठाते। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपने राय सुनी कुछ मजदूरों की, कुछ मेहनत कशों की, जो इस पुल के नीचे सस्ता रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हमने सोचा कि इनकी राय यहाँ पर ली जाए और उनकी राय आपने सुनी और उन्होंने यही कहा कि गुजारा करना नामुमकिन है। 13,000 रुपये इंतहाई कम है, कम से कम 18 से 20,000 रुपये मजदूर की उजरत होनी चाहिए आज के इस महंगाई के ज़माने में, क्योंकि कीमतें जो हैं वो बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। अशय खुर्दनोश की, घरों के किरायों की, बिजली की कीमतें, ट्रांसपोर्ट के किराए, ये तमाम कीमतें बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं और इसको भी कंट्रोल करने में हुकूमतें नाकाम रही हैं। और सिर्फ 1,000 रुपये बढ़ा देना, 8% बजट में इजाफा कर देना मजदूर की उजरत जो है उसमें, तो ये नाकाफ़ी है। इजाफा जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था ताकि हमारा मजदूर, हमारा मेहनत कश किसी हद तक मुतमईन हो सकता। हुकूमत सिंध के सूबाई बजट के हवाले से आज हमने इंतहाई अहम इशू रेस किया है और वो है मजदूर की उजरत के हवाले से। मिनिमम वेज तकरीबन 8% का इजाफा किया गया हुकूमत सिंध की जानिब से, 12,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये की गई। नौ बुनियादी सवाल जो कि हमने मजदूरों के साथ बात की, जो कि अभी आप देख रहे थे, वो ये कि आया वो मुतमईन हैं और 13,000 रुपये करने से उनकी ज़िंदगी में कोई खुशहाली आएगी। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाली ये सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आम बंदे को रिलीफ दे पाई है। और इसके अलावा सूबाई हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं इस बजट में, वो आम बंदे की खुशहाली के लिए काफ़ी हैं। और मजदूर तबका ख़ास तौर पर वो किस हद तक मसाइल से दो चार है। सिर्फ 13,000 रुपये अनाउंस कर देना काफ़ी है या उसको इंश्योर करना भी सूबाई हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि उसको 13,000 रुपये मिल सकें, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जो दावे हैं वो कर दिए जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड उसका इतलाक जो है वो नहीं हो पाता। सो मजदूर तबका, मेहनत का कश तबका अभी भी बहुत सारे मसाइल से दो चार है। इसके वाले से हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शमसुल इस्लाम साहब, हमारे माशियात हैं और इसके अलावा जो इकनॉमिक डायनामिक्स हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शम्स साहब ये बताएं, पहले मुझे जनरली बता दें, सूबाई हुकूमत का सिंध का ये बजट आपकी नज़र में बेहतर था? इन्होंने रिफॉर्म ओरिएंटेड कुछ स्टेप्स लिए हैं और जो मेहनत कश तबका है, जो मजदूर तबका है, उसको किसी हद तक वो मुतमईन कर सकें? देखिए, बजट ओवरऑल अगर आप देखा जाएगा प्रीवियस ईयर्स के बजट के हिसाब से तो कुछ बेहतर है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि जब 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अपना घर संभालने की बात हुई है तो उसमें क्योंकि ये सिंध जो है एक खसूसी तौर पे कराची जो पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है, वो तकरीबन एक वॉर लाइक सिचुएशन में घिरा हुआ था जिसमें एक्टिविटीज़ बिजनेस की ना होने के बराबर हो गई थी, जिससे एक आम आदमी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। और 13,000 रुपये की जो जुबानी एक दावा कर देना कि जी इनकी तनख्वाह सैलरी ये होगी, तो ये एक उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई इन्होंने प्रोसीजर नहीं बताया। इससे सिर्फ ये होगा कि 13,000 रुपये आपके सोशल सिक्योरिटी और EOBI में वेजेस लिए जाएंगे और उसके ऊपर जो है फैक्ट्रीज वाले और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उसमें उनको कंट्रीब्यूशन देंगे। लेकिन एक आम आदमी को क्या 13,000 रुपये मिलेगी, और अगर मिलेगी तो क्या वो उसमें गुजारा कर सकता है? सवाल ये है। इसके ऊपर सोचना चाहिए था कि आज एक आम आदमी जिसके घर में अगर मिनिमम जो है वो 2 बल्ब जलते हैं और 1 पंखा चलता है तो उसका बिल भी इतना ज्यादा आ जाता है, उसकी गैस का बिल भी इतना ज्यादा आता है कि उसकी 13,000 रुपये तो उसी में चले जाते हैं, तो वो खाएगा कहाँ से? शम्स साहब, आप देखें 12 करोड़ अफराद 2 वक्त का खाना खाने से महरूम है, गुर्बत तेजी से बढ़ रही है, महंगाई पर भी हम काबू नहीं कर पा रहे, स्ट्रक्चरल इश्यूज अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो मुझे बताएं क्या वजह है कि हर बार लेबर वेज के हवाले से हम बेहतर फैसला नहीं कर पाते? तमाम सूबाई हुकूमतें 1,000 रुपये 1,500 रुपये बढ़ा देती हैं, मसला है कहाँ पर?
देखो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पाकिस्तान में जिसके हाथ में लाठी, जिसके पास पावर, वही रूल करता है, वही एलीट क्लास चलती है। क्योंकि मेहनत कश तबका जो है उसको कि सुनने वाला नहीं है, इसकी कोई से नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता और ना ही इनकी कोई बात आगे पहुंचाई जाती है। जुबानी कलामी दावे कर देना और उसके बाद आम आदमी की बात करके सियासत करना और आम आदमी को वोट बैंक के लिए तो उसको यूज करते हैं, लेकिन उसका ख्याल नहीं रखा जाता। एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए और सबसे अहम बात ये होती है कि इन आम आदमी को, एक आम मजदूर को उस वक्त उसकी इनकम ज्यादा बढ़ती है जब यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आपके ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट हो। आपने बजट में देखा है कि आपका जो है, अगर आप पंजाब से और सिंध को देखें तो आपने पंजाब में बहुत ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। यकीनन वहाँ पर जो है बेहतरी आएगी आम लोगों की, लेकिन यहाँ कराची जो पूरे पाकिस्तान को फीड कर रहा है, या पोर्ट की एक्टिविटीज आपकी देखें, आपकी इंडस्ट्री की एक्टिविटीज देखें, डिस्पाइट इसके कि वॉर लाइक सिचुएशन में है, फिर भी सल्यूट के पाकिस्तानी जो कराची के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अपनी जान हथेली पे रख के फैक्ट्रियों में जाके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन आपने कोई इनके मजदूरों के लिए कोई इंश्योर नहीं किया था। इनको चाहिए था कि अगर कम अज कम भी करनी तो 20,000 रुपए इस एक आम आदमी की सैलरी की जाती, ताकि वो रीजनेबली हद तक कुछ वो अपने आप घर की फैमिली को कंट्रीब्यूट कर सके। आप सही कह रहे हैं। मेरी अभी मजदूरों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि 18 से 20,000 रुपए कम अज कम हमारी उजरत होनी चाहिए ताकि हम घर का किराया दे सकें, बिजली का बिल दे सकें, अपने बच्चों को बेहतर तौर पर तालीम दे सकें, बीमारी का खर्चा जो है वो उठा सकें। तो 18-20,000 रुपए में वो अपना खर्चा पूरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि हम इंश्योर कैसे कराएं कि उसको 18 से 20,000 रुपए पर मंथ मिल जाते। अगर हुकूमत अनाउंस भी कर देती 20,000 रुपए, तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि हम मजदूर के पास उस फैक्ट्री में जाएं, चेक करें कि वो फैक्ट्री का जो मालिक है, जो ताजिर है, वो अपने मजदूरों को 18 से 20,000 रुपए दे रहा है। देखिए मैम, आपको बताऊं कि जो मजदूर का जो आमदनी का जरिया, उसमें से बहुत सारा हिस्सा तो लीकेजेस में चला जाता है। जो गवर्नमेंट के व्हाइट एलिफेंट डिपार्टमेंट है, सोशल सिक्योरिटी, ईओबीआई, इनकी कंट्रीब्यूशन में एक फैक्ट्री से वो पैसे लेते हैं जबकि इन तक पहुंचते नहीं है। उसको इंश्योर करने के लिए एक प्रोविडेंट फंड मिनिमम किसी की भी जो सैलरी है उसको थ्रू चेक मिलनी चाहिए, उसको बैंक अकाउंट में मिलनी चाहिए और उसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, दोनों का होना चाहिए, ताकि आप उसको जब तक डॉक्यूमेंट नहीं करोगे उसकी सैलरी को। अगर आज आप देखते हो कि गोरख धंधा हर आदमी गवर्नमेंट बॉडीज में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी चीजें अलग करते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसके सैलरीज जो वेजेस उसको जा रही हैं वो डॉक्यूमेंटेड करो, थ्रू बैंक करो, उसका एक आप प्रोविडेंट फंड का जो है, कैश नहीं देना चाहिए। आप देखो कैश तो आज एक मजदूर लेके निकलता है, आपके जो गलत लोग किस्म के जो एक्टिविटीज होती हैं, छीना छानी और जो स्नैचिंग होती है, इन सबको पता होता है किस तारीख को जो है वेजेस मिलती हैं फैक्ट्री पे। वो बेचारा तनख्वाह लेके निकलता है और उसके बाद वो छीन ली जाती है, तो उसको आप बैंक के जरिए दें। और एटीएम वाला भी सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्योंकि एटीएम में तो बहुत इजीली ये लोग टारगेट हो जाते हैं कि एक मजदूर जाएगा, वो कैसे ऑपरेट करेगा। आप उसका जो है बैंक के साथ एक आप कार्ड सिस्टम बना दें, या एक उसकी पासबुक हो, उसकी सैलरी उसके अंदर बैंक में जाए, उसमें सैलरी के साथ प्रोविडेंट फंड रखें, ये सोशल सिक्योरिटी, ईओबीआई सब खत्म कर दें। ये व्हाइट एलिफेंट है, इनको कोई गरीब आदमी को फायदा नहीं हो रहा। शम्स साहब, मुझे बताएं कि मैं फोकस सिर्फ इसी पे रखना चाह रहा हूँ कि अभी आपने अनाउंस किया 13,000 रुपए। अब ये भी कोई मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि सूबाई हुकूमतें अमल दरामद करा सकें कि 13,000 रुपए मजदूर को मिलेंगे या नहीं। दूसरा जो बड़ा मसला है वो है उनके फंडामेंटल राइट्स का। उन्हें जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं उन्हें बेहतर एनवायरनमेंट मिले, वर्किंग आवर्स जो है वो उसी टाइम ड्यूरेशन के हों, उन पर ओवरलोड ना डाला जाए। इसके अलावा जो सफाई सुथराई है, जो खाना है, ये तमाम चीज़ें। मुझे ये बताएं कि हम अपने मजदूर का कंपैरिजन भारत से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, यूरोप से, अमेरिका से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके जो लेबर राइट्स हैं वो उन्हें मिलते हैं, मैकेनिज्म रिलेटिवली बेहतर हैं और जो मिनिमम वेज है वो भी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजीज भी मौजूद हैं, प्राइस स्टेबिलिटी भी बेहतर है। तो यहाँ तो एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, कीमतों का इस्तेहकाम भी नहीं होता, मजदूर के फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्ट नहीं है, वेज हम बहुत कम रखते हैं, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजिर जो है वो काफ़ी हद तक ह्यूमिलेट भी करते हैं हमारे मजदूर को। तो हमारा जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, उसका कोई कंपैरिजन हम कर सकते हैं दुनिया के मजदूरों के साथ? देखिए, जैसे आपने कहा रीजनल मार्केट्स की बात अगर आप करते हैं, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का, तो उनके मुकाबले में हमारा मजदूर फिर भी अच्छा सैलरी लेता है, अच्छी उसकी इनकम मिलती है, बेहतर है। क्योंकि अगर आप देखें बांग्लादेश में जो सबसे ज्यादा जो है वो उनकी इनपुट कॉस्ट सबसे कम है, उनके वो चीप लेबर अवेलेबल है। इसी तरह से इंडिया में जो सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेंथ होती है उनकी चीप लेबर होती है और उनके यूटिलिटी बिल्स होते हैं।
पाकिस्तान में अगर आपने आज पाकिस्तान में आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो चुकी है। आपके जो लेबर्स हैं वो बाहर कंट्रीज में भी जा रहे थे, वो भी वापस आ गए। अब आपको वर्किंग जो लेबर चाहिए वो नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है आपके पास। तो ये ऐसा है कि आपने इनको रिटेन करने के लिए जो इंडस्ट्री है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो उनको अच्छे इंसेंटिव देती है ताकि वो काम करे जब शॉर्टेज होती है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट अपनी बोर्ड मिनिस्ट्रीज के जरिए कुछ नहीं कर सकती। आपका एक ऑटोमेटिक सिस्टम में यही होना चाहिए कि ये सैलरी जो कोई क्लेम कर रहा है उसको थ्रू चेक जाए और उस बैंक लेबर के पास उसकी पासबुक को वो जहाँ से वहां से कैश कर ले और उसको आप क्रेडिट करते रहो। ठीक है, शम्स मुझे बताएं, इसमें प्राइवेट सेक्टर कितना जिम्मेदार है? क्या हुकूमत ने तो अनाउंस कर दिया, हमारे यहाँ जो ताजिर है, जो फैक्ट्री का जो मालिक है, इंडस्ट्री का जो मालिक है, वो बड़ा ह्यूमिलेट करता है, वो उन्हें ज्यादा काम भी करवाता है, वक्त पर उजरत भी नहीं देता और जो उजरत देता है उसमें भी डंडी मारता है। आप समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो ताजिर हैं, जो फैक्ट्री के मालिकान हैं? देखिए आदिल साहब, आपने जो बात की है एक आम परसेप्शन आपने बनाया हुआ है लोगों ने कि ये ऐसा होता है। इंडस्ट्री वाला जो है कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वर्कर की शॉर्टेज है। उसके पास जो फैक्ट्री में एक वर्कर रॉ हैंड आता है वो कुछ अरसे में सीखता है तो वो उसको रिटेन करने की कोशिश। परसेप्शन सही नहीं है, आप ये परसेप्शन गलत किया गया है। लेकिन आम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे आप वर्कशॉप ले लो, आपके जो जहाँ पर आपका कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वहाँ पे एक आम मजदूर को जो है 12-12, 24-24 घंटे भी अगर वो बेचारे काम कर रहे हैं तो उनको गिनती के 150 रुपए दिए जाते हैं। उजरत में अब मजदूर अपना गुजारा नहीं कर सकता, बच्चों की तालीम पूरी नहीं कर सकता, उनके इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं है। तो आप समझते हैं कि मजदूर की उजरत कम रख के हम मुल्क में जो तालीम के हवाले से जो एक्टिविटीज हम उसको भी मुतासर कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। देखिए, आप तालीम की एक्टिविटीज की तो बात है ही कि वो लोग, क्योंकि वो एक आम आदमी अगर 13,000 रुपए अपने खानदान का सरबराह लेता है तो उसको पूरा करने के लिए उसका खर्चा कम अज कम भी एक 4 मेंबर का जो घर है उसको 30,000 रुपए से कम खर्चा नहीं है एक आम सिंपल लाइफ स्टाइल गुजारने में। तो उसको मजबूरन अपने बच्चों को अपने साथ लगाना पड़ता है, कहीं फैक्ट्री में भेजना पड़ता है, बच्चियां फैक्ट्रियों में जाती हैं, अपनी तालीम छोड़ के बच्चे काम कर रहे होते हैं, वर्कशॉप बैठे होते हैं, इनको इंश्योर करने के लिए करना पड़ता है। जबकि हुकूमत को ये चाहिए कि आप इनके साथ कुछ सपोर्ट करते हो, आप इनको एक टारगेटेड सब्सिडी दो। आप जो सब्सिडी देते हो वो भी आपका अमीर तबका ले जाता है, आपके पास नहीं आती। टारगेटेड सब्सिडी तो तब देंगे जब डॉक्यूमेंटेशन होगी, जब आप सेंसस करेंगे, जब आप सर्वेस करेंगे। अभी तक लेबर सर्वे नहीं हुआ, हमें पॉवर्टी सर्वे कुछ 7-8 साल हो गए हमने नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि जो एक्चुअल रिफॉर्म्स के काम है वो तो सूबाई हुकूमतों ने नहीं की। वो बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ कि पता नहीं क्यों ये लोग नहीं करते कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए आपकी इनकम के। जब आपने नादरा के कार्ड बनाए थे आप इजीली उसके अंदर सबका इनकम ग्रुप शामिल कर सकते थे, आप उसको पूरा डेटा बना सकते थे, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं की। और आज जो है आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड फिगर नहीं है कि कितने लेबर आपके पास है, स्किल्ड लेबर कितने हैं, अनस्किल्ड कितने हैं। तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप 13,000 रुपए करते हो तो 13,000 रुपए की सैलरी से एक आम आदमी का गुजारा नहीं होगा। यही वजह है कि वो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उसको अपना घर का गुजारा करना है, वो कहीं ना कहीं जा रहा है। अगर आज एक चोर डकैत जो है वो अपना गैंग बनाता है तो वो भी 20-25 हजार रुपए उनको दे देता है, तो फिर आपकी वर्कर जो प्रोडक्टिविटी करनी चाहिए थी वो इन एक्टिविटीज में आ जाती है जो सोसाइटी को डैमेज कर रही है। तो आपको तो इंश्योर करना है कि उसको रोजगार अच्छा मिले, उसके बच्चे, उसके बीवी, उसको हेल्थ प्रॉब्लम उसके ना हो, उसको सही चीजें कंप्लीट पैकेज मिलना चाहिए कंप्लीट के, उसको सेफ पानी मिल जाए, तो वो उसके अंदर ये एक्टिविटीज नहीं होंगी। जो आप टेररिज्म देख रहे हैं ग्रो कर रही है, उसकी मेन वजह पॉवर्टी है। पाकिस्तान में 60% जो लोग हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं और उनके पास सेफ पीने का साफ पानी उनके पास मैसर नहीं है। यही वजह है कि जब वो जॉब नहीं मिलती, एक पढ़ा लिखा आदमी जो 15,000 रुपए की, एक ग्रेजुएट को 15,000 की जॉब नहीं मिलती आज, तो वो क्या होगा फिर? ये एक्टिविटीज इन टेररिस्ट के लिए उनके आलाकार बनते हैं, वहां से तनख्वाह वो पैसे। अगर एक आम आदमी जो है पूरे जिंदगी में 5 लाख रुपए नहीं देता तो उसको सुसाइड बॉम्बर जो है करने वाले जो टेररिस्ट हैं वो उसको एंगेज कर लेते हैं कि आओ हमारे साथ काम करो। हमें फोकस करना चाहिए पॉवर्टी एलिमिनेट। अभी तो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज के अच्छे पढ़े लिखे लोग दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहे हैं, अभी पकड़े भी हैं पुलिस ने। तो पॉइंट आपका पॉइंट सही है कि हमें ऐसी एक्टिविटीज जो है वो क्रिएट करनी है। तो शम्सा मुझे ही बताएं कि हम 7% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने आमदन के जराए बढ़ाने हैं, हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, हमने डैम्स बनाने हैं। तो ये सब तभी बनेंगे जब हम मेहनत कश को, मजदूर को सेटिस्फाई करेंगे। तो लार्जर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमने बिल्कुल छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है।
तो मजदूर अगर खुशहाल नहीं होगा तो हम ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, हमारी माशी तरक्की कैसे होगी? ये आप समझते हैं कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? तो किसी मुल्क को तरक्की करने के लिए जो सबसे उसकी बेसिक जो होती है लेबर, उसको अपलिफ्ट करना पड़ता है। अगर वो मुल्क जहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे मुल्कों से लेबर इंपोर्ट करते हैं, उनको मंगाते हैं और उनको अच्छी से वेजेस देके काम करवाते हैं। पाकिस्तान में जो अपनी लेबर है उसको इतना बैडली इग्नोर किया जाता है कि वो लोग या तो बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं या फिर इन गलत किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऐसी निकले। मैं ये कहता हूँ कि आज अगर आपकी जितनी आप ऑर्डर पास कर दें कि जितनी बिल्डिंग्स कराची में नहीं बनेंगी उसमें फूड कोर्ट होंगे, उन फूड कोर्ट्स को वो बेरोजगार आके ओन करें, चलाएं और खाने पीने के अगर बेचें तो ये इकोनॉमिक आपके ग्रोथ के इंजन बन जाएंगे कि वो कंट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएंगे। सब डॉक्यूमेंटेड होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग है, स्किल, लेकिन आपके अपॉर्चुनिटी अदारे हैं, इनके वोकेशनल ट्रेनिंग के भी लोग हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। आपको जो है एक नया सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। आपकी टेक्निकल कॉलेजेस जो है वो फ्लॉप हो गए। अगर आप साइट में देखें तो वहाँ पे क्या काम हो रहा है, आपको इंडस्ट्री के साथ मिलकर ज्वाइंट पार्टनरशिप करने की, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, और इंडस्ट्री को मोटिवेट करना होगा कुछ कि वो इन लोगों को ट्रेन करे, इनको रिटेन करे, उस तब भी जाके काम हो सकता है। शम साहब, अभी देखिए 739 अरब रुपए का व्यूअर्स सिंध हुकूमत ने बजट रखा है, उसमें से 71% मुराद अली शाह साहब ने कहा, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने कहा शम साहब के 71% जो बजट है आउट ऑफ 739 बिलियन वो सैलरीज में जा रहा है, वो पेंशन में जा रहा है, वो करंट एक्सपेंडिचर्स में जा रहा है, यानी 29% जो बजट है वो डेवलपमेंट का है। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा है आम आदमी के लिए। मजदूर मेहनत कश तबका जो है वो आम शख्स है, तो उसके लिए सिर्फ 1000 रुपया, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हम बहुत ज्यादा एलोकेशन कर रहे हैं। प्रायोरिटीज का भी मसला है, करप्शन भी हमें नजर आती है। तो इतना बड़ा गैप क्यों है? आम बंदे की प्रायोरिटीज जो हमें काम उसके लिए करना चाहिए, जो बेहतर तरक्की के लिए जो उसे हमने मौके देने, वो कुछ है नहीं। लेकिन दूसरे तमाम करंट एक्सपेंडिचर हम बढ़ा रहे हैं, और वो भी जो है उसमें लीकेजेस भी हैं, करप्शन भी होती है, गो स्कूल भी हमें नजर आते हैं, तालीम का निज़ाम अच्छा नहीं है, पावर क्राइसिस अपनी जगह पर है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आम मजदूर जो मेहनत का तबका है वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा पिसा हुआ है। तो उसके लिए अगर आप 20,000 भी रखें, जैसा कि आपने कहा 25,000 भी रखें, तो वो तो ना काफी होगा। इसका मतलब है कि आपको स्ट्रक्चरल इश्यूज पहले रिजॉल्व करने चाहिए थे। बिल्कुल, आपको वही पहले करना पड़ेगा। आपका अगर जब तक ये सिस्टम डेवलप नहीं करोगे, मैं ये कहता हूँ कि आम आदमी को रोजगार मिलना शुरू हो जाए, वो जिस तरीके से कमा सकता है। एक घर की पे बैठी हुई औरत अगर लियारी में रहती है, उसको और हाथ की कढ़ाई का काम आता है, तो उसको रोजगार वहीं मिल जाए, उसके बच्चे उसकी हेल्प करें, स्कूल जाए। अगर आप ये सिस्टम नहीं डेवलप करोगे, और ये जो सैलरीज की बात है, देखें इतना ज्यादा जो बजट हमारा जो जाता है नॉन डेवलपमेंट साइड पे जाता है, इसमें बहुत सारे घोस्ट लोग हैं। इसमें सिर्फ स्कूल के घोस्ट टीचर्स नहीं है, इसमें तकरीबन हर डिपार्टमेंट में ऐसे घोस्ट आपको एम्प्लॉयज मिल जाएंगे जिनकी हाजिरी कोई और लगा रहा है, सैलरी में डिवाइड किया जाता है शेयर, और वो कहीं और काम कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे, इवन के पुलिस के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हाजिरी कोई और लगा रहा है और सैलरी लिया जा रहा था। तो इसको जब तक आप सही नहीं करोगे, और डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, हमें प्रायोरिटीज को रीसेट करना है कि जिससे ग्रोथ ओरिएंटेड हो। जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करते पाकिस्तान के अंदर, अपने सूबे के अंदर, तो आप रिसोर्सेज कहाँ से, आप रोजगार कैसे मुहैया करोगे? आज अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा शुरू होता है, यहाँ पे जिस तरह से पंजाब में उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया, अगर उसी तरीके से सिंध में भी अनाउंस किए जाते, तो लोगों को जो है एक्टिविटीज मिलती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी बूम करती, रोजगार मिलता, और वो काम में लग जाते। लेकिन आप यानी शम साहब, आप ये कह रहे हैं, हम आम आदमी को भी समझाना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर मजदूर की उजरत बढ़ानी है, उसे रिलीफ देना है, तो उसके लिए गवर्नेंस बेहतर हो, उसके लिए रिफॉर्म ओरिएंटेड पैकेज हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, स्ट्रक्चर हम अच्छा करें, तो वो चीज कनेक्ट होगी मजदूर के साथ, तभी खुशहाली आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। बिल्कुल, हमने अगर खुशहाल सूबा, खुशहाल पाकिस्तान बनना है, तो हमें हमारा जो मजदूर है उसको रिटेन करना है। आज शॉर्टेज हो रही है, अगर आप सर्वे करा लें तो आपके पास जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, चीप लेबर, वो शॉर्ट हो चुकी है। पहले आपको किसी जमाने में बांग्लादेशी वर्कर यहाँ मिलते थे, वो सब छोड़ छाड़ के वापस बांग्लादेश चले गए, क्योंकि उनकी करेंसी इतनी अप्रिशिएट कर गई। तो वो कहते हैं हमें पहले 1 रुपए के 2 टके मिलते थे, आज 2 टके का 1 नहीं, पाकिस्तान का जो रुपया जो है वो बराबर हो गया ऐसा। तो इस वजह से हमें पहले अपने जो वर्कर है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए सही टारगेटेड आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सर, आखिरी सवाल, अब क्योंकि ये सब नहीं हुआ, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया नहीं, पॉलिसी बेहतर नहीं है, करप्शन अपनी जगह पर है, लूप होल्स अपनी जगह पर है, प्रायोरिटीज ठीक है नहीं, नॉन डेवलपमेंट हमने ज्यादा रख दिया, डेवलपमेंट हमने कम रख दिया। तो मुझे बताएं, इस पूरे पर्सपेक्टिव में मजदूर का अगर हमने 1000 रुपया बढ़ाया है, 8% बढ़ाया है,
तो अब आगे आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि हमारे मजदूर और डिस्करेज होंगे, वो मुल्क से बाहर जाएंगे, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कितने मनफी असरात पड़ेंगे? देखिए टोटली इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, क्योंकि आपके पास इंडस्ट्री से भी ले ऑफ किया जाएगा। जब आपको गैस की शॉर्टेज आपने इंडस्ट्री को कर दी है, आप बिजली का आपका प्रॉब्लम हो गया है, या इतने कॉम्प्लेक्स इशू कर दिए गए हैं कि आपका डायरेक्टली अफेक्टेड जो आपका तबका है वो मजदूर तबका है, वो डायरेक्ट हिट होता है इससे। तो आपको जो है इंश्योर करना चाहिए, और इसके बावजूद कि ये अगर आप अभी अगर विद इन द रिसोर्सेज अगर आप काम करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लीकेजेस रोको, इसको आप करप्शन को खत्म करो, ताकि वो जो आपने अनाउंस किया अमाउंट वो डायरेक्ट सही जगह पे लगे, तो उसका भी कुछ असर आएगा। लेकिन बहुत से सेक्टर ऐसे हैं कि सोशल सेक्टर में 60% जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है, वो पेपर्स में शो किया जाता है, वहाँ पहुँचता नहीं है। जैसे आपके हेल्थ से आपका वैक्सीनेशन का इशू होता है, पानी का होता है, साफ पानी पीने का, ये सारी चीजें वो है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो आपको नजर नहीं आती। और इन चीजों में जाके आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा कि करप्शन नहीं हो, तब जाके कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी, वरना कुछ नहीं होगा। ये आइंदा जाके और खराब होगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री का इस वक्त मेरा क्योंकि ताल्लुक इंडस्ट्री से है, तो मैं बता रहा हूँ कि जो हालत है, हमारे पास गैस नहीं है, पानी नहीं है, हमारे पास बिजली महंगी होती जा रही है, तो कैसे इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी? आज हमारे कंपटीटर हमारा इंडिया जो है वो आपको कम्पीट कर रहा है बुरी तरीके से, उसने आपकी एक्सपोर्ट डैमेज करना शुरू कर दी है। बांग्लादेश जो है वो हमसे आगे निकल गया, रॉ मटेरियल हमसे लेके सिर्फ इस वजह से कि उनको जो है उनकी इनपुट कॉस्ट कम है। तो इसको सोचना पड़ेगा, और टारगेटेड सब्सिडी का मैं कहूँगा कि ये दोबारा गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको दे कुछ ना कुछ, ताकि दोनों मिल के काम करें। प्राइवेट सेक्टर वहाँ तक करेगा जब तक उसकी जेब में कुछ है, अगर वही शटडाउन पे आ गया तो फिर आप पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और वो पढ़े लिखे भी, आपका ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, आपका लेबर वर्क भी जा रही है, यहाँ तक कि आपके तो स्पोर्ट्स ड्रेन भी हो रही है। आपके बहुत सारे लोग जो है वो जाके गैर मालिक में क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये सारी चीजें देखें जी, पाकिस्तान में वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। खास तौर पे सिंध में आप यहाँ पे एक मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है थ्रू, अगर आप प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले आओ यहाँ पे, मेट्रो बस का और ट्रेन का, तो इससे ही अरबों रुपए आपका रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। और वो टिकटिंग सिस्टम में भी करप्शन फ्री कर दे, कार्ड का प्रीपेड कार्ड हो, आपने 500 रुपए का 100 रुपए का जिसकी मंथली जैसी ट्रेवलिंग है वो परचेज कर ले, एडवांस पैसे आपके पास आ गए, कहीं कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टोटल आपका जो है ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। इसी तरह से आप अपने हॉस्पिटल्स को बेहतर कर सकते हो, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर करना नहीं चाहते, आपको विल पैदा करनी पड़ेगी। शम्स साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, अपने साथ मौजूद थे शम्सुल इस्लाम साहब, और उनका पर्सपेक्टिव आपने सुना कि मसाइल आगे आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे। सो व्यूअर्स, मुराद अली शाह साहब ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं हुकूमत सिंध के, उन्होंने बजट पेश किया, और हमने सिर्फ एक नुक्ता उठाया बजट में से, और वो है मजदूर की उजरत जो 8% बढ़ाई गई, 12,000 से 13,000 रुपए की गई, वो नाकाफी है। मजदूरों की राय हमने आप तक पहुंचाई। मजदूर नाखुश है, मजदूर कहता है उसका गुजारा नहीं हो रहा, उसको बिजली का बिल देना है, उसको घर का किराया देना है, उसको बीवी बच्चों का पेट पालना है, तो 13,000 रुपए में मजदूर और मेहनत कश तबका जो है वो गुजारा नहीं कर सकता। सो व्यूअर्स, अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये तमाम ट्रॉलर्स जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से बसें जा रही हैं, यहाँ से बहुत बड़ा ट्रेड का जो कारोबार है वो यहाँ पर हो रहा है, कराची का। तो यहाँ पर इस जगह से प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि एक फील क्रिएट की जाए, और हम बता सकें कि ये जितना कारोबार हो रहा है ये मेहनत कश और मजदूर तबके की वजह से हो रहा है। तो अगर हम मेहनत कश और मजदूर तबके को खुश रखेंगे, तभी जाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, माशी तरक्की ज़्यादा होगी। तो बहरहाल ये मुराद अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब, पीपल्स पार्टी को, हुकूमत सिंध को सोचना चाहिए कि उन्होंने कैसे मेहनत कश तबके को खुश रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल करने हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करना है, और इसके अलावा बिजली का मसला हल करना है, मजदूर के तमाम मसाइल हल करने हैं। तो एक कंप्लीट रिफॉर्म ओरिएंटेड पैकेज अगर हम देंगे, तभी मेहनत कश खुश होगा, मुतमईन होगा, और मजदूर की उजरत उसे टाइमली मिलेगी। और फिर ये इंश्योर भी कराना है कि जो फैसला लिया गया है वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट भी हो सके। बहरहाल लेट्स सी कि अब आने वाले दिनों में मजीद इसके क्या मनफी असरात पड़ेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेप नहीं है, ये मनफी स्टेप है, क्योंकि उसके साथ जो पैकेज आपने देना था वो आपने नहीं दिया। तो मेहनत कश तबका, मजदूर तबका आने वाले दिनों में मजीद पिसेगा बदकिस्मती से। हमारी तरफ से यही कुछ। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।